अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने स्टार्ट की थी एक्सक्रीशन यूरिनरी सिस्टम पढ़ रहे थे हम, ह्यूमन यूरिनरी सिस्टम, और उसके अंदर हमने नेफ्रॉन को पढ़ा था, नेफ्रॉन की साख्त पढ़ी थी, नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर्स के अंदर कौन कौन सा कंपोनेंट कौन सा रोल प्ले कर रहा था। तो आगे जो हमारा आज का टॉपिक है उसमें हम सीखेंगे कि कंसनट्रेटेड यूरिन किस तरह पैदा किया जाता है, कंसनट्रेटेड यूरिन को पैदा करने की ज़रूरत क्यों महसूस होती है हमें। अच्छा जी, छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब हमारी सराउंडिंग में वाटर अवेलेबिलिटी कम हो, पानी कम हो, तो डेफिनेटली हमारी बॉडी ने क्या करना है, होमोस्टेसिस का प्रोसेस है कि पानी की शॉर्टेज को पूरा करने के लिए हमारी बॉडी क्या करेगी, पानी को मैक्सिमम बॉडी के अंदर कंजर्व करवाएगी। तो फॉर द वाटर कंजर्वेशन कंसनट्रेटेड यूरिन जो है उसको प्रोड्यूस किया जाता है कि यानी पानी को बॉडी में कंजर्व किया जा सके, इसलिए जो यूरिन है वो कंसनट्रेटेड बना दिया जाता है। तो ये कह लें कि एक हमारे पास होमोस्टेसिस का प्रोसेस है, ये आज हम सीखेंगे किस तरह जो है वो कंसनट्रेटेड यूरिन बनता है और यूरिन को कंसनट्रेटेड बनाने में किस किस चीज़ का रोल है। अच्छा जी, सबसे पहले जो है इसमें दो हमारे पास मैकेनिज्म है, एक जो है वो काउंटर करंट मैकेनिज्म और दूसरा हार्मोनल मैकेनिज्म है। अच्छा जी, कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने के लिए एक काउंटर करंट और दूसरा हार्मोनल मैकेनिज्म है। तो इसकी ज़रूरत क्यों महसूस होती है, कह रहा है कि लिमिटेड सप्लाई ऑफ वाटर द कंजर्वेशन ऑफ वाटर इज़ द मेजर बॉडी फंक्शन। ठीक है कि जब पानी की ज़रूरियत कम हो, जब पानी कम बॉडी को वेल हो, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, पानी को कंजर्व करेगी बॉडी के अंदर। वो कंजर्व क्या चीज़ करवाएगी, नेफ्रॉन के हमारे पास कुछ स्पेसिफिक पोर्शन है जहाँ पे कंजर्वेशन होगी वाटर की। तो ये आज हम सीखेंगे। उससे पहले देखिए जरा, कह रहा है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म इज डन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कंसनट्रेटेड यूरिन, कि कंसनट्रेटेड यूरिन बनाने की हमें ज़रूरत क्यों महसूस होती है। अच्छा जी, इसको बनाने वाले जो मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि कंसनट्रेटेड यूरिन को बनाने वाले जो हमारे पास नेफ्रॉन्स हैं वो नेफ्रॉन्स कहलाते हैं जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। हमने पढ़ा था कि इनका जो ट्यूब्यूलर सिस्टम है वो मेडोला के अंदर डीप चला जाता है। तो जिस नेफ्रॉन की हमारे पास ये जो लूप ऑफ एनले है जितनी डीप होगी वो उतना ही ज़्यादा कंसनट्रेटेड यूरिन को बनाने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और हमें पता है, हमने स्ट्रक्चर में देखा था कि हमारे पास उन्हीं नेफ्रॉन की ट्यूब्यूल ज़्यादा जो वो डीप जा रही हैं जो हमारे पास जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन है, यानी ये नेफ्रॉन इस तरह डीप जा रहे हैं हमारे पास, कहाँ, मेडोला के अंदर। अब जितनी इनकी ट्यूब्यूल ज़्यादा इलोंगेट होंगी उतना ही फिर ये रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। अच्छा जी, ये आपने बात याद रखनी है कि हमारे पास जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, कॉर्टिकल नेफ्रॉन जैसे कि नॉर्मल हमारी नॉर्मल रूटीन के अंदर ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन काम करते हैं। पानी की शॉर्टेज नहीं है, पानी की एक्सेस सप्लाई भी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन एक स्टडी लेवल के ऊपर। तो ये जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है ये काम कर रहे होते हैं, यूरिन ये बना रहे होते हैं, सब कुछ ये कर रहे होते हैं। लेकिन जुक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन कब काम करते हैं, ये कब एक्टिव होते हैं, जब हमारी बॉडी को पानी की शॉर्टेज यानी कम सप्लाई अवेल होती है, तो तब ये जागते हैं और ये जाग के अपना रोल प्ले करते हैं। क्या करेंगे, कंसनट्रेटेड यूरिन बनाएंगे। जितना यूरिन कंसनट्रेटेड बनेगा उतना ही पानी जो है बॉडी में कंजर्व होगा। तो ये एक फीडबैक मैकेनिज्म कह लें, होमोस्टेसिस का मैकेनिज्म है। अच्छा जी, इसको कंसनट्रेटेड यूरिन को बनाने के लिए हम दोनों स्टेप को बारी बारी देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम देखते हैं काउंटर करंट मल्टीपल लेयर। काउंटर करंट मैकेनिज्म, वर्ड पे आपने गौर करना है, काउंटर, ठीक है। करंट, काउंटर कहते हैं कि यानी ऑपोजिट हो, जो कोई चीज़ उल्ट हो। करंट कहते हैं किसी भी चीज़ के फ्लो को, करंट फ्लो कर रहा हो, चाहे कि फ्लूइड फ्लो कर रहा हो। मैकेनिज्म हमारे पास, यानी आपने ये देखना है कि कौन सी चीज़ जो है किस चीज़ का ऑपोजिट फ्लो है। तो यहाँ लूप ऑफ एनले के ऊपर जरा नजर दौड़ाएं तो यहाँ एक हमारे पास डिसेंडिंग लिम्ब है, डिसेंडिंग लिम्ब से कुछ चीज़ नीचे आ रही है, और दूसरी साइड में हमारे पास असेंडिंग लिम्ब है। असेंडिंग लिम्ब के अंदर कुछ चीज़ ऊपर की तरफ को जा रही है, यानी इधर डायरेक्शन नीचे की तरफ, यहाँ डायरेक्शन अपवर्ड ऊपर की तरफ है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, तो काउंटर करंट मैकेनिज्म के अंदर हमारे पास रूल क्या है, असूल क्या है,
हमारे पास दो लिम्ब है, एक डिसेंडिंग लिम्ब और दूसरा असेंडिंग लिम्ब। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ये जो डिसेंडिंग लिम्ब है ये फॉर परमिएबल ऑफ वाटर के लिए परमिएबल है ये, और असेंडिंग लिम्ब के बारे में पढ़ा था हमने, ये वाटर के लिए परमिएबल नहीं है बल्कि ये किसके लिए परमिएबल है, साल्ट्स के लिए। ठीक है, तो काउंटर करंट मल्टीपल लेयर को हम इसी चीज से सीखेंगे, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर से। तो काउंटर करंट को पढ़ने से पहले, ये इतनी कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बच्चे मोस्टली इससे कंफ्यूज होते हैं। बिल्कुल जस्ट सिंपल आपकी समझ के लिए मैं एक डायग्राम बनाइए, जरा फोकस करिए इधर। काउंटर करंट मल्टीपल लेयर और काउंटर करंट मैकेनिज्म, थोड़ा सा इसमें फर्क है। फर्क क्या है, बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है काउंटर करंट मल्टीप्लायर। ठीक है, मल्टीप्लायर मीन हम मल्टीप्लाई करेंगे किसी चीज को, देखेंगे कहाँ कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही है, तो कहाँ होगी, लूप ऑफ हेनले के अंदर। लूप ऑफ हेनले की वजह से कोई चीज मल्टीप्लाई हो रही होगी। ठीक है, काउंटर करंट एक्सचेंजर का मतलब है कि कोई चीज जो है एक्सचेंज होगी, कोई आयन हो गया, कोई साल्ट्स हो गया, कोई भी चीज, वाटर मॉलिक्यूल, किस वजह से, हमारे पास वासा रेक्टा की वजह से। ठीक है, वासा रेक्टा जो है ये एक्ट करेगा एक्सचेंजर के तौर पे, और हमारे पास जो लूप ऑफ हेनले है ये किस तौर पे एक्ट करेगा, मल्टीप्लायर के तौर पे। अच्छा जी, सबसे पहले हमने पढ़ा कि डिसेंडिंग लिम्ब ने क्या करवाना है, ये परमिएबल है वाटर के लिए। देखिए इधर जरा, ये हमारे पास है डिसेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, अच्छा जी, ये परमिएबल है किस चीज के लिए, वाटर के लिए। ले जी, वाटर जो है यहां से बाहर निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो है ही वाटर के लिए परमिएबल है, और दूसरी तरफ जो असेंडिंग लिम्ब है वो किसके लिए परमिएबल है, साल्ट्स के लिए। जरा इधर नजर दौड़ाएं तो हमें फर्क महसूस होगा। ले जी, यहां से क्या चीज बाहर आ रही है, सोडियम। तो जैसे ही सोडियम यहां से बाहर निकलेगा तो इसकी फिलिएशन यानी जो क्लोराइड आयन होगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्जेस है, वो भी उसके पीछे ही बाहर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह हमारे पास दूसरा सोडियम आयन, फिर हमारे पास क्लोराइड आयन। अब ये जितने साल्ट हैं ये डिसेंडिंग लिम्ब से क्या होगा, ये बाहर निकलते रहेंगे, और साथ ही हमारे पास ब्लड कैपिलरीज है जिसका नाम क्या है, वासा रेक्टा। ठीक है, ये इसके अंदर डिफ्यूज कर जाएंगे। ये जो साल्ट्स हैं ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर आ जाएंगे। ये लें जी, ये मूवमेंट ऑफ साल्ट्स, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये इसके अंदर मूव करते 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 ये दूसरे लिम्ब के अंदर पहुंच जाएंगे। ठीक है, दूसरा लिम्ब कौन सा है हमारे पास, ये इधर जो है लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है, और हमारे पास जो वासा रेक्टा है उसका असेंडिंग लिम्ब है। तो वासा रेक्टा का जो असेंडिंग लिम्ब है उसके अंदर ये पहुंच गए हमारे पास साल्ट्स, और ये साल्ट्स क्या करेंगे, यहां से अब ऑस्मोसिस के थ्रू कहाँ आ जाएंगे, इस ये वाला जो पोर्शन है हमारे पास ये कहलाता है इंटरस्टिशियल पोर्शन। अब यहां आ जाएंगे हमारे पास सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, अच्छा जी, इस पोर्शन का नाम है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ठीक है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये। ठीक है, अब ये जो है जब इसमें साल्ट्स अकोमुलेट होता जा रहा है तो इसकी जो नेचर है ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हाइपर ऑस्मोटिक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। हाइपरटोनिक मीन कि यहां साल्ट्स ज्यादा है। साल्ट्स क्यों ज्यादा हुए, क्योंकि वो जो हमारे पास असेंडिंग लिम्ब है वो किसके लिए परमिएबल है, साल्ट्स के लिए। वो साल्ट्स को उठा उठा के किसमें फेंक रहा है, वासा रेक्टा के अंदर। अब वासा रेक्टा की डायरेक्शन जरा देखिए, वो किधर को घुमघुमाते आ रहा है, ये इधर असेंडिंग लिम्ब के अंदर। अब असेंडिंग लिम्ब से जो साल्ट्स है कहाँ आ गए, इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर।
इंटरस्टिशियल फ्लूइड की नेचर क्या होगी हमारे पास, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक हमें पता है कि जहां साल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा हो और वाटर जो है वो कम हो, ठीक है। अच्छा जी, इस वजह से क्या होगा कि अब यहाँ जो है एक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बन जाएगा कि बाहर जो है साल्ट ज्यादा है। हमने पढ़ा था कि जहां साल्ट ज्यादा हो पानी बहा के उधर मूव करेगा। तो अब आपने ये समझना है कि मल्टीप्लायर किस तरह है। अब देखिए कि अगर यहां से एक साल्ट का मॉलिक्यूल बाहर निकला है, अब यहां से अगर एक साल्ट का मॉलिक्यूल बाहर निकला है, साल्ट का मॉलिक्यूल यहां पहुंचते हुए यहां पहुंचा तो यहां से एक ही वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकालेगा। अगर यहां से 2 साल्ट के मॉलिक्यूल बाहर निकल के यहां पहुंच रहे हैं तो यहां से वाटर के भी 2 मॉलिक्यूल ही बाहर निकलेंगे। अगर यहां से 1000 साल्ट मॉलिक्यूल बाहर निकल रहे हैं तो यहां से भी 1000 मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। दिस इज काउंटर करंट मल्टीप्लायर। किसके अंदर है, लूप ऑफ हेनले के अंदर। तो ये देखें लूप ऑफ हेनले की वजह से मल्टीप्लायर का प्रोसेस हो रहा है। तो आगे हमारे पास जो वासा रेक्टा था वो एक्ट कर रहा था एक्सचेंजर के तौर पे। तो ये देखें साल्ट्स को क्या कर रहा है, ये एक्सचेंज कर रहा है। अब यहां से साल्ट्स को उठाया, यहां हाइपरऑस्मोटिक एनवायरनमेंट के अंदर आके फेंक दिया, इसकी नेचर क्या बना दी, हाइपरटोनिक। अब यही वजह है कि जब देखें कि यहां साल्ट है, बाहर हाइपरटोनिक कंडीशन है, तो पानी यहां से मूव करेगा बाहर इस इंटरस्टिशियल पोर्शन के अंदर। अब जो पानी यहां इंटरस्टिशियल पोर्शन के अंदर आ गया तो यहां से बॉडी का हिस्सा बन जाएगा। तो सो हम कह सकते हैं कि पानी को यहां से कंजर्व कर लिया गया। और जो अगली चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि यहां से यूरिया जो है समवट, यहां से यूरिया को सेक्रीट किया जाता है कलेक्टिंग डक्ट से। यूरिया को इस इंटरस्टिशियल पोर्शन के अंदर भी शिफ्ट किया जाता है। ये लें जी, ये यूरिया कलेक्टिंग डक्ट से निकला, ये यूरिया भी क्या करेगा, इसके अंदर ज्वाइन हो जाएगा इस कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। तो ये यूरिया यहां से मूव करता 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 ये यहां पहुंच गया यूरिया। तो मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में बताया था कि यूरिया जहां भी मौजूद होता है इसकी नेचर है कि वहां से उस एनवायरनमेंट को क्या करवाता है, हाइपरटोनिक बना देता है। एक रीजन तो ये है यहाँ हाइपरटोनिक कंडीशन की कि साल्ट उधर से आता है, यहाँ अकोमुलेट हो जाता है, साल्ट के यहाँ होने की वजह से पानी भी निकल आता है। और दूसरा यहाँ क्या चीज है, यूरिया के कलेक्टिंग डक्ट से यूरिया निकलता है और यूरिया कलेक्टिंग ये वासा रेक्टा के अंदर से मूव करता करता इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर आता है। और इसकी केमिकल नेचर है, इसकी ये प्रॉपर्टी है, जहां ये मौजूद होता है वहां से एनवायरनमेंट को हाइपरटोनिक बना देता है। तो यहां अगर देखें इसको अब काउंटर करंट कहते क्यों है कि यहां देखें फ्लो नीचे को है, यहां ऊपर को है, एक फर्क। और दूसरा फर्क अगर वासा रेक्टा को देखें तो यहां जो है वो नीचे को है लेकिन इधर ऊपर को है। अब यहां देखें तो ये जो है साल्ट्स को बाहर निकाल रहा है और ये वाटर को बाहर निकाल रहा है। तो ये उल्टे सारा ऑपोजिट है। इसी वजह से हम इसको नाम क्या देते हैं, काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये तो हो गया काउंटर करंट मैकेनिज्म। आगे हम बात करते हैं हार्मोनल मैकेनिज्म की कि वाटर को कंजर्व करने का दूसरा तरीका कौन सा है हमारे पास, हार्मोनल मैकेनिज्म। हार्मोनल मैकेनिज्म में हमारे पास 2 हार्मोन है, एक अल्डोस्टेरोन है और दूसरा एडी है जिसको एंटी डाययूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। अगर हम पहले बात करें अल्डोस्टेरोन की तो अल्डोस्टेरोन क्या करेगा, यहां एक्ट करेगा आके, इस असेंडिंग लिंब के ऊपर आके एक्ट करेगा और एक्टिवली क्या करवाएगा, साल्ट्स को बाहर निकालेगा। जितने साल्ट्स एक्टिवली बाहर निकलेंगे यहाँ पे हाइपरटोनिक कंडीशन ज्यादा होगी, उतने ही वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अल्डोस्टेरोन जो है ये निकलता कहाँ से, हमारे किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड पड़ा है जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं और एड्रिनल कॉर्टेक्स ये निकलता हुआ किडनीज के अंदर आके डिफ्यूज होता है और यहाँ से ये कहाँ पे आके एक्ट करता है, इस असेंडिंग लिम्ब के ऊपर। अच्छा जी, असेंडिंग लिम्ब के ऊपर आके इसने एक्ट किया, एक्टिवली क्या करेगा, साल्ट्स को पकड़ के खींच के बाहर निकालेगा। जब साल्ट यहाँ से बाहर निकला तो ये वासा रेक्टा के थ्रू मूव करता हुआ वहीं उसी जगह पे पहुंच गया अपनी, वहां जिसने हाइपरटोनिक कंडीशन बना दी। अच्छा, दूसरा हार्मोन है हमारे पास एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जिसको एडीएच भी कहते हैं। ये हार्मोन सीधा आके इस कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्ट करेगा। जब कलेक्टिंग डक्ट्स के ऊपर आके एक्ट करेगा तो यहां से भी क्या किया जा सकता है, वाटर को कंजर्व किया जाता है। वाटर कलेक्टिंग डक्ट छोड़ के इस वासा रेक्टा के अंदर आ जाता है हमारे पास, ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर। तो ये 2 हार्मोन है, इसकी भी देख ले नेचर। ये कहां से रिलीज होता है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी से।
पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है और ये कहाँ आके एक्ट करता है, कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर आके एक्ट किया और किस चीज को रिलीज करवाएगा, वाटर को। और वाटर किस में डालेगा, वासा रेक्टा के अंदर ब्लड कैपिलरीज हैं, ब्लड कैपिलरीज क्या करेंगे, वाटर को बॉडी का हिस्सा बनाएंगे। जब बॉडी का हिस्सा बन गया तो वाटर कंजर्व हो गया। हमने एक्चुअली करना ही वाटर को कंजर्व था, दोनों तरीकों से वाटर कंजर्व हो गया। तो जो चीज अब यहां पहुंचेगी ये होगा यूरन। ये कोई आम मामूली यूरन नहीं होगा, हम इसको नाम देंगे कंसंट्रेटेड यूरन है। ये हमने बनाना क्या था उधर, कंसंट्रेटेड यूरन। तो ये कंसंट्रेटेड यूरन बन चुका है। बना किस तरह, सारा वाटर, कुछ वाटर यहां से निकल गया, कुछ वाटर कलेक्टिंग डक्ट से निकल गया, कुछ वाटर प्रॉक्सिमल से कन्वॉल्यूटेड ट्यूब्यूल से निकल गया, कुछ फिल्ट्रेट से निकल गया। तो जब यहां हमारे पास जो चीज प्योर पहुंची वो यूरन है और वो यूरन कंसंट्रेटेड है, कोई वाटर नहीं है उसमें। वाटर जो है वो कंजर्व करके बॉडी का हिस्सा बना दिया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना, इंशाल्लाह टेस्ट भी लेंगे आपका। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।